हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे यूपीपीसीएस 2015 का एग्ज़ाम जो कि हुआ था, जो कैंसिल हो गया था। और ये एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम वाला पेपर मैंने करा दिया है। ये कैंसिल वाला पेपर है तो इसको भी मैं करा दे रही हूँ। तो बन रही हमारे चैनल का लाइक से सब्सक्राइब करिए। घटना चक्र और आई दृष्टि सब कुछ आपको मिलेगा प्ले लिस्ट के साथ। तो वो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें और टेस्ट भी दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, जैसे अब लीक हो चुका है आरओ का, वैसे ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स फॉर द रेगुलर यूज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो वो किया था विम कडफिसेस ने। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए सर्वप्रथम विम कडफिसेस ने करवाया था। यह शैव मत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। हालांकि सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक इंडो ग्रीक थे, जो भारत से लगे उत्तर पश्चिम सीमा और बैक्ट्रिया पर शासन करते थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ? गुर्जरा में, अहरोरम, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में। तो हुआ था गुर्जरा में। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम अभिलेखों में अशोक का तथा पुराणों में अशोक वर्धन नामोल्लेख हुआ है। अशोक के नामोल्लेख में अशोक को देवान प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी नामक उपाधियों से विभूषित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अशोक द्वारा यह उपाधि ईरानी शासक द्वारा प्रथम से प्रेरित थी। सन्नाती गुहा लेख से अशोक का चित्र मिलता है। सन्नाती गुहा से। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों थे। तो समुद्रगुप्त के नालंदा और गया ताम्रप्रस्थ में उसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई। समुद्रगुप्त से पूर्व के गुप्त शासकों के संबंध में परम भागवत उपाधि का अभी तक कोई विवरण प्राप्त नहीं है। यद्यपि समुद्रगुप्त के बाद अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था। अगला है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो वो है धर्मपाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। तो इसमें जो चोल नहीं थे। तो 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियाँ पाल, गुर्जर पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक चला। इसे त्रिकोणीय संघर्ष का अंतिम गुर्जर प्रतिहार का अंतिम विजय हुआ। दिल्ली सुल्तान और ये चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? खासुल खां एगुसियाई तेमुचीन, उसका नाम तेमुचीन था। चंगेज़ खां का नाम 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलियों के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक तथा या प्रारंभिक नाम तेमुचीन था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। वो संबंधित थे वैष्णव कल्ट से। शंकरदेव 1449 से 1568 तक थे। मध्यकालीन असम के महान धार्मिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णतः केंद्रित था। केशववाद उनकी शिक्षाओं का सार था। उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक सरल संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। उसने इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। 1857 का विद्रोह, 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी का अधिकार को खो दिया। कब? ये 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट सही है। एम.के. गांधी, चंपारण, ये भी सही है। एस.सी. बोस, फॉरवर्ड प्लग, ये भी सही है। तो एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, असद मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरोध में प्रारंभ हुआ था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे उमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय WC बनर्जी। अगला है
हावड़ा षड्यंत्र का प्रकरण कौन सा सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र का प्रकरण 1910 में सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र का प्रकरण 1914 ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र का प्रकरण 1916 से 1930 ये भी सही। काकोरी षड्यंत्र 1924 से गलत है, ये 25 में हुआ था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की यह एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो वह की थी अविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ये भी सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये गलत है। ये कब हुआ था? ये रॉयल वाला, तो ये रॉयल 1823 में हुआ था, ना कि 13 में। और ये हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ 1838 में आया था। दोनों के दोनों गलत है, तो नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अभिनव भारत संगठित किया गया था किसके द्वारा? तो कहाँ? महाराष्ट्र में। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक नए नाम व उद्देश्यों के साथ परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई। यह एक संगठन था। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो है कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक लॉर्ड कर्जन की रचना है। इस पुस्तक में जापान, कोरिया, चीन से संबंधित विषय वस्तु हैं। लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसका सबसे अलोकप्रिय कार्य बंगाल विभाजन था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो वह थे सेकेंड में। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक उदाहरित हुआ था कब? तो ये सन्यासी विद्रोह पर। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध गीत आनंद मठ से लिया गया है। इस कृति का कथानक सन्यासी विद्रोह 1780 पर आधारित था। इस विद्रोह को गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग एक लंबे सैन्य अभियान के बाद कुचलने में सफलता पाई। 1896 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था, 1896 में। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्वामी जी इस सभा के प्रथम अध्यक्ष व सचिव NG रंगा चुने गए थे। और विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था कब? 1893 में, शिकागो में। और अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो की थी नागपुर सेशन में। अगला है, राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना सतत वाहिनी नदी है, तो कौन सा सही है? तो ये जो है ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के मदनपूछ के निकट यमुनोत्री हिमानी से हुआ है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। बेसिन क्षेत्र 1,43,399 वर्ग मीटर है। इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियाँ टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और दाहिनी तरफ से सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन व गंग सिंध है। ध्यातव्य हो कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने के कारण जल का अतिशय दोहन है। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना से है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। और अगला है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर द शुगर केन कल्टिवेशन? तो वो किसके पास है? तो वह उत्तर प्रदेश के पास। और उत्तर भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन क्रिस्टा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो यह है कोरोमंडल। फिर है, भारत के आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। फिर निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा पे बना है भैया राजघाट बांध। राजघाट बांध एक अंतर्राज्यीय
राजीव बहुउद्देशीय परियोजना ललितपुर में स्थित इस परियोजना को बुंदेलखंड में सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं है। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वह है कनाडा की। और फिर है ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, इंडियन निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन आइसलैंड ये ज्वालामुखी द्वीप है। तो निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट ताज लुजान द्वीप फिलीपींस में है। ज्वालामुखी यह देश है सबन का एटना इटली में है भैया, एटना माउंट एटना इटली में है। और कोलिमा कहाँ? मेरापी इंडोनेशिया में है। कोलिमा मैक्सिको में है। सबनकाय कहाँ पर है? पेरू में है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ सबनकाय पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में है। बॉइलिंग झील, फाइबर फ्लॉवर झील, रेड लैगून और ग्रेट स्लेव झील। तो ये जो है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट झील डोमिनिका में सही है। फाइव फ्लावर झील कहाँ पर है? फाइव फ्लावर झील कहाँ पर? ये चीन में स्थित है। और रेड लैगून बोल्विया में, ग्रेट स्लेव लीव झील जो है कनाडा में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल लैक को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। विश्व यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है तो वो पाया जाता है ब्राज़ील में। कजाकिस्तान में 304, कनाडा में 275 और दक्षिण कोरिया में 158 और ब्राज़ील में 156। ठीक है। यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है कहाँ? ब्राज़ील में, पॉडेटलस के अनुसार। तो इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पर ब्राज़ील है। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देख सकते हैं। कौन निम्नलिखित देशों में से कौन बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादक है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो वह है स्टैंडर्ड लिविंग, रहन सहन का स्तर। ये तो नहीं है। लिंगानुपात है, ग्रामीण शहरी जनसंख्या घनत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो वह करता है विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभावी नहीं है? तो वह कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि ये नहीं है। अगला, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर की है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है किसका? तो ये है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। तो सभी के लिए है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी कहाँ पर? तो बिहार में। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, आंध्र प्रदेश है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया है इसमें, केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कर्जन रिपन को, तो वो माना जाता है रिपन को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? यूएसए से। और निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार और बहुफसली योजना ये नहीं है। अगला, प्रस्तावना से तो सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह राजनीतिक अधिकार है तो गलत है। एक संवैधानिक अधिकार है, ये सही है। और इट इज़ ए लीगल राइट, विधिक अधिकार, ये भी सही है। भारत के संविधान में कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में सूचना के अधिकार को विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार में अंतर्निहित माना है, जिसकी गारंटी अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित हुआ, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता किसके लिए? समान सिविल संहिता के लिए, ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए। तो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए देता है। अगला है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो नहीं किया जा सकता 20 और 21 को। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी राजनीति, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो ये जो है सही है। नेक्स्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट ऑफ वर्क
जस्टिस ऑफ ह्यूमन्स, कंडीशंस ऑफ वर्क, फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका मिलान करना है। विधि के सम्मुख समानता एक किस में रखा गया है, तो आर्टिकल 14 में, और जस्ट ह्यूमन कंडीशन वर्क के लिए 41 में। और इसके बाद है फ्रीडम, ये है सी, जस्ट ह्यूमन्स कंडीशन फॉर वर्क, ये 41 में ही है, कार्य करने के। अच्छा, सही मानवीय स्थितियाँ, तो ये 42 में है, और ये है बच्चों के लिए 45 में, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये संघ एवं कार्यपालिका का आपात उपबंध। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में इसकी राय प्राप्त करेगा। किसकी करेगा? वो करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। फिर है राज्य वित्त आयोग के संबंध में उनके कथनों में से कौन सा सही है, तो यह एक अनौपचारिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था। तो एक संवैधानिक संस्था है 243 आई के अनुसार। अगला असर्शन है और रीजंस है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन व्याख्या नहीं करता। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या थोड़ी नहीं कर रहा है। अगला है किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद से होती है, तो वो है 155। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो सरकारी आयोग राज्यमंडल इंद्रजीत गुप्ता या पुंछी आयोग। तो इंद्रजीत गुप्ता नहीं है। तो यहाँ पर प्रशासनिक सुधार 1966-69 है, सितवाड़ा समिति, और राजमन्नार समिति 1969 है, और सरकारी आयोग 1983 है, और पुंछी आयोग 2007 का है। सरकारी आयोग 1983, राजमन्नार न है ना, 9 से 9 लास्ट में 9 रहेगा, 1969, और ये पुंछी आयोग 2007 का है। 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। अगला है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो होगा अटॉर्नी जनरल को। फिर भारत संविधान की ग्रामीण अनुसूची संबंधित है किससे, तो वह संबंधित है नगर पंचायत से। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी। इस द्वारा संविधान में 9वां एवं ग्रामीण अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो वह करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, वह आर्टिकल 51A में। अगला है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया जाता है, तो किया गया था मार्च 2014 में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। यह आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना 2 राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो आया था 2008 में। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो एलिमेंट्री प्राथमिक स्तर तक के हों। अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब, 1972 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह है आर्टिकल 123। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र था, वह था एग्रीकल्चर। और है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो वह है मिक्स्ड इकोनॉमी। और है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित होता है किसके लिए, तो संसाधनों के समुचित प्रयोग के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए, कुशलता में विकास के लिए, उपयोग सभी के लिए। अगला है 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 52.9%। और निम्नलिखित में से कौन 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है, ग्रामीण और पीने का पानी, ग्रामीण सड़क, तो ग्रामीण सफाई नहीं थी। भारत निर्माण के तहत गांव में कार्यवाही के क्षेत्रों में प्रस्तावित सिंचाई, सड़क निर्धन, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और जल दूरसंचार
और दूरसंचार संपर्क। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, यह 7वें दशक के दौरान। अगला, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? तो तिलहन नहीं थी। अगला है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? तो वह है नाबार्ड। कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की सहायता 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। ये बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योग, गृह एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाली अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के ऋण व्यवस्था को करने हेतु एक सर्वोच्च संस्था है। यह बैंक स्वयं सहायता समूह जैसे लिंकेज कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता। भौतिक विज्ञान है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो वह होता है कॉन्वेक्स मिरर का। फिर CFL का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। 1921 में दिया गया है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि ये तो RO में भी आता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। इस कारण इसमें पानी लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबलता है, फलतः इसमें ऊष्मा अधिक होती है और यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसमें बनेंगे अनंत, इनफाइनाइट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वह है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक एवं या लैमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसको कार की बैटरी में उपयोग में लाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, तेजाब जिसे बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड दांत में होता है, दांत के लिए होता है, तो ये गलत है। फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रस्त, ये भी गलत है। तो इसमें डी सही है, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर होता है। अगला है, तो यहाँ पर देख लीजिए, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट, दंत क्षरक, फ्लोराइड प्रदूषण से होता है। अम्ल वर्षा से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? मतलब नॉन स्टिक कढ़ाई में, तो उसका टेफ्लॉन का यूज होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो किसने किया था? तो डॉक्टर SB देसाई ने किया था। CB देसाई दिखा है, तो डॉक्टर SB देसाई ने किया था 1939 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊन एक प्रोटीन है, सही है। रेयान एक रूपांतरित स्टार्च नहीं, ये संश्लेषित रेशा है। और रबर प्राकृतिक बहुलक है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में क्या होता है? प्याज में होता है सल्फेनिक एसिड। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। अगला है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला आप देखेंगे, विटामिन C से कौन सा रोग होता है? विटामिन A से होता है रतौंधी, C से होता है स्कर्वी, और B1 से होता है बेरी, और एक मिनट कोई फोलिक एसिड से क्या होता है? फोलिक एसिड से रक्तअल्पता। ठीक है, ऑप्शन हो गया ए। तो यहाँ पर है मिलान, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं धातु के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, आयोडीन, तो होता है आयोडीन। ये आयोडीन आवश्यक नहीं है, बाकी सभी आवश्यक है। अगला है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम है, तो ये कैल्सीफेरॉल है, तो ये है विटामिन D का नाम है, हड्डी के लिए। रासायनिक नाम कोले कैल्सीफेरॉल है, जो विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। अगला, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है इंसेक्टिडों के लिए। श्वेत क्रांति संबंधी अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तो वो है दूध उत्पादन से। 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। वर्तमान में भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। हरित क्रांति संबंधित है, तो वेरी सिंपल, गेहूँ उत्पादन से थी, 1966 में प्रारंभ हुई थी। अगला है, CNG का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है, द फुल फॉर्म ऑफ द WWW, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब।
है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है, तो वह है बायोगैस प्लांट। और निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो वह है जेट्रोफा। अगला है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सब वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो पर्वत है। पर्वत है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम और एबॉटिक कंपोनेंट है बैक्टीरिया का, और ग्रीन प्लांट है इकोसिस्टम का, और रेनफॉल है ग्लोबल वार्मिंग। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी टांसले द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हरे पौधों को यदि पारिस्थितिक तंत्र का आधार कहा जाए तो अतिशयोक्ति है, जीवाणु जैविक अवयव है। अगला है चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू किससे था, तो प्लांट प्रिजर्वेशन से था। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में हुआ। पुरुष एवं महिला दोनों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत की गई। यह आंदोलन प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन का घोष वाक्य था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। भारत के जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न से कौन सा है, तो वह है वेस्टर्न घाट। अगला जैव विविधता के कम होने का कारण क्या है, आवासीय प्रदूषण है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश है, अत्यधिक दोहन है, आवासीय विनाश है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला है निम्नलिखित में ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के सर्वोत्तम है, पेट्रोल उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन। ये भी रिपीटेड है भैया। अगला है डाचीगामा कहाँ पर है, डाचीगामा जम्मू कश्मीर है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश है, और सरिस्का है बांदीपुर कर्नाटक में है, सरिस्का राजस्थान है। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाचीगामा जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। रिपीटेड है। जैव विविधता सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, भोजन, औषधि, औद्योगिक केंद्र, पारिस्थितिक तंत्र, निर्वहन। नेक्स्ट है तो इसका नाम वाल्जर जी रोजेन ने 1985 में दिया था पारिस्थितिक तंत्र का जैव विविधता के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड अगेन। अगला निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था, तो वो थे अतुल गुप्ता। तो नेक्स्ट है भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है, तो वह है रामपुर में। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय रामपुर में प्रस्तावित है। भारत तथा विश्व का पूरी तरह से फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित पहला विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा का पिंजरा बंद होता है, तो पाया था कोलगेट स्कैम केस में। अगला है एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति क्या है, तो वह है यूएसए है। अगला है सितंबर 2014 में भारत यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्वप्रथम गए थे कहाँ पर, अहमदाबाद। ये उस टाइम का न्यूज़ है। निम्नलिखित में से किसको 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2014 सम्मानित किया गया, तो वो केदारनाथ सिंह को। नेक्स्ट है फरवरी 2015 में जारी किए गए वीडियो के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक अपहृत वायुयान को चालक को जिंदा जला दिया जो संबंधित था किससे, जॉर्डन से। अगला है 18वां दक्षिण सार्क सम्मेलन 27 नवंबर 2014 को आयोजित किया गया था कहाँ पर, काठमांडू में। फिर है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2014 में ओलावृष्टि सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, तो हुआ था महाराष्ट्र। अगला है चार्ली एब्दो हाल ही में समाचार में चर्चित पत्रिका चार्ली एब्दो प्रकाशित होती थी कहाँ से, फ्रांस से। सलमान रुश्दी का हाल का उपन्यास किसने लिखा, किस पर है, तो द ईयर्स एंड मंथ्स एंड 28 नाइट्स है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 69वें सत्र में न्यूयॉर्क में हिंदी में उद्घोषणा की थी कहाँ की, 27 सितंबर 2014 को। यह है निम्नलिखित में से किसने चीन को चेतावनी दी कि यह वियतनाम या फिलीपींस जैसे छोटे देशों को सागर संबंधी मुद्दों पर धमकी ना दे, तो ये कहा था बराक ओबामा ने। और निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया था, तो किया गया था रमेश चंद्र शाह को। निम्नलिखित गैसों में से किसको हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था, तो वह किया गया था सरीन गैस को। हर निम्नलिखित में से किस देशों में से फीफा विश्व कप 2014 खेले गए थे, तो ब्राज़ील में उस टाइम का है, तो अभी का याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 देशों को ड्रोन बेचने की स्वीकृति दी थी, और निम्नलिखित में से देश उन सूची में कौन सा नहीं था, तो उसमें सिंगापुर नहीं था। उस 4 देश में ड्रोन भेजने के ये बाकी सब थे। अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में मुख्य तत्वों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसे कहीं से प्रक्षेपित किया जा सकता है, 5000 किमी तक की जा सकती है। दुश्मन का रडार ये पहुँच से बाहर है, पूर्णतः स्वदेशी है, तो गलत, स्वदेशी नहीं है तो गलत है, पूर्णतः स्वदेशी है। 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे दक्षिण क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया था, तो किया गया था बर्मिनिया अफगानिस्तान को।
अगला है, निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना के संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई? तो गुजरात है। और अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या कितनी है? तो 15 है। अगला है, भारत ने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को 3 हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था कब? 5 नवंबर 2013 को। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है। इस परियोजना को 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु उपग्रह आंध्र प्रदेश के 3 हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। उसमें हुआ था यूज किसका? PSLV C-25 का। निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक था कारक है? तो वह है चाराबेरी लेक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो वह थे चंद्रशेखर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जनजाति पहले अध्यक्ष थे वो थे PA रंगम्मा। और है, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया था? 25 जनवरी को। और है, ये सुमेलित कौन सा नहीं है? औद्योगिक वित्त है। वित्त मतलब इंडस्ट्री फाइनेंस सिडबी सही है। और सामाजिक सुरक्षा उपाय ये भारत निर्माण है। रूरल क्रेडिट है नाबार्ड। ग्रामीण स्वराज योजना SJRRY तो ये गलत है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए, ग्रामीण के लिए नहीं है, SJSRY। और नाम से यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर 1997 में आरंभ किया गया था। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। क्या है? जनश्री बीमा योजना 2000 में आया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन 2005 में। और NG नरेगा 2003 में। तो ये गलत है, NG नरेगा 2006 में आया था। ठीक है। और 2 अक्टूबर 2009 को नाम नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। निम्नलिखित आयु समूह में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे। अगर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हिस्सा है किसका? तो वह है भारत निर्माण का। और MG नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, ये सही है। श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी, ये गलत है। शहरों की तरफ प्रवास में कमी, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया D। अगला है, 102 भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 आयोजित कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी मुंबई में। अगला है, ये मिलान देखना कौन सा सुमेलित है। तो WC स्मिथ मुस्लिम ब्रिटिश, तो इसमें दूसरा सही है। खालिद बी सईद, ये पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज है। तो पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 48 नामक पुस्तक में पाकिस्तान के निर्माण में भारतीय मुस्लिम के अलगाववादी आंदोलन का ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है। और इसके लेखक हजारा विश्वविद्यालय मानसहेरा के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्राध्यापक खालिद बिन सईद हैं। पुस्तक 2012 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची द्वारा प्रकाशित की गई। अगला है, हाल ही पद्धति संबंधित है। तो ये संबंधित है किसानों के शोषण से। बंधुआ मजदूर पद्धति या व्यवस्था को हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों या बेगार सगरी हाली नामों से जाना जाता है। अगला है, खनिज वर्षा। तो खनिज क्या है? खनिज है, यह समाप्त होने योग्य है। सोलर एनर्जी क्या असमाप्त योग्य है? सोलर एनर्जी। बायोगैस क्या है? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। और वनारोपण क्या है? ये है वर्षा रेनफॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है? क्यू इंग्लैंड में, पेरिस, हावड़ा, टोक्यो। तो क्यू इंग्लैंड का है। तो रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। यहाँ 300 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो एड्रियाटिक सागर की रानी रोम है। तो एड्रियाटिक सागर की रानी इटली के वेनिस शहर को कहते हैं एड्रियाटिक रानी। और लॉरेंस कोयला क्षेत्र है फ्रांस में। वेस्ट मिडलैंड्स है बर्मिंघम में। टूला है रूस में। अगला है, निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवास संबंधित हैं? तो वह है मंगोलॉयड से। अगला है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन अंतस्थल कहा जाता है? फिलीपींस को, जापान को, ताइवान को, कोरिया को। तो कोरिया को कहा जाता है। दक्षिण कोरिया नाम जिसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया सुदूर पूर्व अंका दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।